दोस्तों, अकेडमी के उस बोरसिपा फैकल्टी के मीटिंग रूम का माहौल तो ऐसा हो गया था जैसे किसी ने वहां कोई टाइम बम सेट कर दिया हो। वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले प्रोफेसर्स अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे कि ली सीन को टॉप स्टूडेंट बनाना बहुत जल्दीबाजी है। तभी अपना सख्त लौंडा प्रोफेसर केन फुल फॉर्म में आकर ली सीन के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। वो उन सारे जलने वाले प्रोफेसर्स को एकदम कड़क आवाज में सुनाते हुए कहता है कि तुम लोग ऐसी फालतू बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सब एकदम अंधे हो। तुमने अभी तक उस स्टैक्ड फायर शीट का असली जलवा अपनी आंखों से देखा ही नहीं है। अगर तुम लोग उस म्यान की 5 कलर्ड फ्लेम सोर्ड के साथ वो भयंकर और आग लगा देने वाली सिनर्जी देख लोगे ना, तो तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे भाई। लेकिन वो बाकी प्रोफेसर्स कहाँ मानने वाले थे। उनकी तो जैसे ईगो हर्ट हो गई थी। एक चश्मे वाला प्रोफेसर बहुत ही एटीट्यूड में अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मान लिया कि उस लड़के का वेपन थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन इतना भी कोई खास नहीं है कि उसे सीधा टॉप पर बिठा दिया जाए। और दोस्तों, तभी सीन में एकदम बॉस लेडी वाली एंट्री होती है, अपनी एस रैंक फैकल्टी हेड रायो यूना की। वो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन सबको एक ऐसा सच बताती है कि सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ कहती है कि तुम लोग जिस वेपन को देखकर इतना उछल रहे हो ना, असल में वो वेपन तो अभी सिर्फ 60% ही कंप्लीट है। वो अभी तक पूरा बना ही नहीं है। और यही बात तो इस पूरे सीन को सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बनाती है कि एक अधूरा वेपन भी इतना खतरनाक और पावरफुल है, तो सोचो 100% पूरा बनने के बाद वो क्या तबाही मचाएगा। फिर रायो यूना अपनी कुर्सी से आगे की तरफ झुकती है और उसकी आंखों में एक बहुत ही खूंखार चमक आ जाती है। वो एक ऐसा अल्टीमेटम देती है कि पूरे कमरे में लिटरली बम फट जाता है। वो सीधे मुंह पर धमकी देते हुए कहती है कि अगर ली सियन का डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद भी तुम लोग उसे टॉप स्टूडेंट मानने से मना करोगे, तो मैं आज ही इसी वक्त अपने इस हेड के पोस्ट से रिज़ाइन कर दूंगी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक एस रैंक हीरो का फैकल्टी छोड़ना अकेडमी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। ये सुनते ही पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सारे प्रोफेसर्स की बोलती बंद हो जाती है। उनके चेहरों का रंग एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि भाई इस बॉस लेडी को अब क्या जवाब दें। अब कहानी हमें थोड़ा पास्ट में ले जाती है और इस दुनिया का एक बहुत ही डार्क और ख़तरनाक सच बताती है। आज से ठीक 54 साल पहले इंसानों के इवोल्यूशन को स्पीड अप करने के लिए आसमान से एक बहुत ही मिस्टीरियस हीरो टावर इस ज़मीन पर उतरा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ के साथ एक बहुत बड़ी मुसीबत भी फ्री में आती है। उस टावर के आते ही पाताल की गहराइयों से डीमन लीजन का वो दलदल भी बाहर आ गया, जो हर जिंदा चीज़ को करप्ट और तबाह कर देता है। एक तरफ इंसानों को नई पावर्स मिल रही थीं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया को ख़त्म करने वाली एक बहुत ही भयानक कैलेमिटी आ गई थी। और इसी तबाही को रोकने के लिए पैसिफिक ओशन के एकदम बीचों बीच दुनिया की सबसे बड़ी और महान बेबल एकेडमी बनाई गई। ये वो जगह है जहाँ से दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर हीरो पैदा होते हैं, जो इस खतरे से लड़ते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ नए स्टूडेंट्स की एंट्रेंस सेरेमनी चल रही है। एक बहुत ही विशाल और ग्रैंड हॉल में सारे कैडेट्स जमा हैं। स्टेज पर एक बहुत ही बुढ़ा आदमी खड़ा है। ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात एस्कैंड एम्पियर लुडविग शुबर्ट है, जो इस दुनिया की एक जीती जागती लेजेंड है। वो सारे नए कैडेट्स को एकदम मोटिवेशनल ज्ञान दे रहा है कि तुम सब आगे चलकर महान हीरो बनोगे और बिना डरे हमेशा आगे बढ़ना ही तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। सारे स्टूडेंट्स एकदम मज़े से उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन भीड़ में खड़ा अपना हीरो ली स्यून उस बुढ़े को बहुत ही अजीब और तिरछी नज़रों से घूर रहा था। उसके दिमाग में वो शब्द फर्ज हथौड़े की तरह गूंखा गूंज रहा था। ली स्यून को उस बुढ़े की असली सच्चाई बहुत अच्छे से पता थी भाई। वो अपने मन में सोचता है कि ये आदमी बाहर से देखने में जितना शरीफ और महान देवता लगता है, असलियत में ये उतना ही बड़ा कमीना है। इसका सच तो सिर्फ मुझे ही पता है। तब सेरेमनी का अनाउंसर पूरे जोश में माइक पर चिल्लाता है कि अब टाइम आ गया है इस साल के टॉप स्टूडेंट्स के डेमोस्ट्रेशन का। वो हर फैकल्टी के टॉप कैडेट्स को अपना जलवा दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाता है। अपना ली सीन भी भीड़ से निकलकर आगे बढ़ता है। वो चलते हुए अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली जिंदगी में उसे कभी ये बात समझ नहीं आई कि एकेडमी में टॉप करने पर लोग इतने घमंड में क्यों आ जाते हैं। लेकिन आज जब वो खुद सीना तान कर उस स्टेज की तरफ जा रहा था, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्वैग और एटीट्यूड वाली स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि भाई अब समझ आया कि ये टॉपर्स इतनी हवा में क्यों उड़ते हैं। ये सबको नीचे देखने वाली फीलिंग ही एकदम गजब है। अनाउंसर एकदम हाइप बनाते हुए स्क्रीन पर वो खतरनाक टारगेट दिखाता है जिससे इन स्टूडेंट्स को लड़ना था। स्क्रीन पर एक लाल चमकती हुई भयानक आंखों वाला रोबोटिक हेलमेट दिखाई देता है। ये था गोलम ऑटोमेटन मॉडल न्यू। इसे
मैरियनार्ड फैक्ट्री ने स्पेशली कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए बनाया था। और मज़े की बात यह थी कि इसकी पावर किसी सी रैंक हीरो के बराबर थी भाई। मतलब एक नए स्टूडेंट के लिए इससे लड़ना साक्षात मौत को दावत देने जैसा था। अनाउंसर पूरे जोश में चिल्लाता है कि सबसे पहले कॉम्बैट फैकल्टी की बारी है और उनका टॉप स्टूडेंट है जैक मायर्स। ये नाम सुनते ही एक सुनहरे बालों वाला लड़का एकदम चौड़ में मुस्कुराते हुए और हवा में उड़ते हुए स्टेज पर आता है। ली सियन उसे देखते ही तुरंत पहचान लेता है। दोस्तों, ये लड़का दुनिया की सबसे फेमस और खूंखार स्वॉर्ड फैमिली का तीसरा बेटा था। लेकिन इसके शौक एकदम अलग थे। इसने तलवारबाजी छोड़कर मार्शल आर्ट्स को चुना। मतलब खानदान का नाम तलवारबाजी में और लौंडा मुक्केबाजी कर रहा है। एकदम अलग ही लेवल का नमूना था भाई ये। जैक एकदम रेडी होकर अपने मुक्के हवा में उठाता है और उसकी आंखों में एक बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली चमक थी। वो बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि मैं एकदम तैयार हूँ। उस गोलम की लाल आंख भयानक तरीके से चमकती है, जिसका मतलब था कि वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और खून का प्यासा है। अनाउंसर के स्टार्ट बोलते ही हवा में एकदम टेंशन फैल जाती है। वो भारी भरकम मशीन बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए बहुत ही भयंकर स्पीड से अपना पहला अटैक करती है। वो हवा से नीचे की तरफ एक जोरदार और जानलेवा मुक्का मारता है। अगर वो मुक्का किसी नॉर्मल इंसान को लग जाता तो उसकी चटनी बन जाती, लेकिन जैक बहुत ही मज़े से और बिना किसी टेंशन के उसे डॉज कर लेता है। गोलम रुकने वाला नहीं था भाई। वो एकदम मशीन गन की तरह ताबड़तोड़ अटैक करने लगता है। वो एक के बाद एक भयंकर मुक्के और लातें चला रहा था, लेकिन जैक ऐसे बच रहा था जैसे वो कोई डांस कर रहा हो। उसके लिए ये किसी बच्चों के खेल जैसा था। गोलम का एक भी मुक्का उसे छू तक नहीं पा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही मजे लेने और उस रोबोट को थकाने के बाद जैक के चेहरे पर एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और कातिलाना स्माइल आती है। वो अपनी जगह पर खड़ा होता है और बहुत ही स्वैग में डिक्लेयर करता है कि अब मेरी बारी है भाई। और इतना बोलते ही वो अपनी जगह से एकदम रॉकेट की तरह आगे की तरफ शूट होता है। उस रोबोट और जैक के बीच की दूरी पलक झपकते ही एकदम जीरो हो जाती है। जैक एक बहुत ही भयंकर और खूंखार वॉर क्राई लगाता है और अपनी पूरी की पूरी ताकत और अपनी सारी एनर्जी अपने सिर्फ एक मुक्के में कंसंट्रेट कर लेता है। और फिर बूम! वो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ब्रूटल और भयानक था कि पूरे हॉल में एक ज़ोरदार धमाका गूंज उठता है। जैक का वो भयंकर मुक्का सीधा उस गोलम ऑटोमेटन के चौड़े सीने पर जाकर टकराता है। वो मुक्का इतनी जोर से लगा था कि वहां बैठे सारे स्टूडेंट्स के जबड़े लिटरली जमीन पर गिर जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जैक के उस मुक्के से एक बहुत ही तगड़ी शॉकवेव निकलती है जो पूरे अरीना में तबाही मचा देती है। ये सब देखकर अपना ली सीन एकदम शॉक में चला जाता है। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है और अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उसे याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में ये जैक बहुत ही कम उम्र में मारा गया था और मरते टाइम उसका लेवल सिर्फ एक ए रैंक तक ही पहुंच पाया था। ली सियुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जो भयंकर पावर वो अभी अपनी आंखों के सामने देख रहा है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि जैक का टैलेंट कोई एरा गैरा टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गॉड लेवल टैलेंट है जो पूरी बेबल एकेडमी में 10 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। वो लड़का सच में एक चलता फिरता मॉन्स्टर था भाई। ली सीन का दिमाग खराब हो रहा था कि अगर इसके पास इतना खतरनाक पोटेंशियल था तो फिर अपनी पिछली जिंदगी में ये सिर्फ एक मामूली ए रैंक बनकर कैसे अटक गया और इतनी जल्दी कैसे मारा गया। पक्का यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कुछ तो है जो एकदम मैच नहीं हो रहा है। उधर अरीना में जैक अपनी पावर को एक आखिरी बार कंसंट्रेट करता है और उस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने का डिसीजन लेता है। और अगले ही सेकंड उस भारी भरकम गोलम ऑटोमेटॉन के परखच्चे उड़ जाते हैं। वो रोबोट हजारों टुकड़ों में ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, वो डेमोन्स्ट्रेशन जो बहुत लंबा चलना चाहिए था वो बस एक ही झटके में खत्म हो गया। उस रोबोट के लोहे के टुकड़े बारिश की तरह जमीन पर गिर रहे थे और उसका सिर लुढ़कता हुआ दूर जाकर रुकता है। उस मशीन का पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका था। जैक बहुत ही मज़े से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल के साथ एकदम कैजुअली बोलता है कि चलो भाई, बहुत टाइम बाद आज मैंने अपना थोड़ा सा पसीना बहाया है। भाई का एटीट्यूड तो देखो। उधर वो अनाउंसर जो ये सब देख रहा था उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। वो हकलाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है क्योंकि उसका दिमाग इस तबाही को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। फाइनली वो खुद को संभालता है और माइक पर चीखते हुए जैक की इस भयंकर परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगता है। पूरी की पूरी ऑडियंस एकदम सन्नाटे और शॉक में थी। उस लड़के ने पलक झपकते ही एक सी रैंक के अपोनेंट को मिट्टी में मिला दिया था। जब जैक हाथ हिलाकर भीड़ का ग्रीट एक्सेप्ट कर रहा था तब अनाउंसर एकदम जोश में डिक्लेयर करता है कि ये लड़का
सच में कॉम्बैट फैकल्टी का टॉप स्टूडेंट कहलाने के लायक है। ये सारा ड्रामा देखकर ली सेओन बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि इस नमूने जैक ने तो शुरुआत में ही स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई कर दिया है कि अब इसके बाद जो भी स्टेज पर आएगा उसकी तो पक्का हवा टाइट होने वाली है। उस बेचारे पर इतना प्रेशर होगा कि वो पहले ही हार मान लेगा। तब अनाउंसर अगले पार्टिसिपेंट का नाम पुकारता है। अब बारी थी सपोर्ट फैकल्टी की टॉप स्टूडेंट की, जिसका नाम था एरिका इनो। जब उसका नाम स्टेज पर अनाउंस होता है तो ली सीन उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि अगली बारी इस लड़की की है तो ली सियुन के चेहरे की टेंशन एकदम गायब हो जाती है और वो रिलैक्स हो जाता है। वो सोचता है कि चलो, अब मुझे किसी प्रेशर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ली सियुन बहुत अच्छे से जानता था कि ये लड़की आखिर है कौन। एरिका इनुए जापान के सबसे ताकतवर और महान 3 घरानों में से एक इनुए क्लैन की सबसे बड़ी बेटी थी। अपनी पिछली जिंदगी में ली सियुन ने देखा था कि ये लड़की आगे चलकर एक एस रैंक की बहुत ही खूंखार हीरो बनी थी, जिसके पास एक मिथिक ग्रेड का वेपन हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, ली सियुन की यादों में एक बहुत ही डार्क और भयानक सच भी छुपा हुआ था। इतनी महान होने के बाद भी एंड में ये लड़की करप्ट हो गई थी। वो डीमन की पावर के लालच में आ गई थी और एक डीमन की गुलाम बन गई थी। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसके इस धोखे की वजह से उसकी अपनी ही फैमिली ने उसे सरेआम मौत के घाट उतार दिया था। एक ऐसा इंसान जिसके पास दुनिया पर राज करने का पोटेंशियल था, उसका इतना बुरा और भयानक एंड हुआ था। ये सब जानकर ली सीन अपने मन में डिसाइड करता है कि क्योंकि फ्यूचर में ये लड़की डीमन की पावर से करप्ट होने वाली है, इसलिए इसके ज़्यादा करीब जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक चलता फिरता टाइम बम है, इसलिए इससे दूर रहना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन तभी दोस्तों, कुछ ऐसा होता है कि ली स्यून के होश उड़ जाते हैं। उसके माथे और गर्दन से ठंडा पसीना बहने लगता है। जब एरिका स्टेज की तरफ जा रही थी तो वो अचानक से मुड़ती है और उसकी नज़रें सीधा ली स्यून से जाकर टकराती हैं। वो उसे एकदम डायरेक्ट घूर रही थी। ली स्यून एकदम शॉक में फ्रीज हो जाता है। वो अपने मन में कन्फ्यूजन के साथ सोचता है कि क्या इस लड़की ने अभी सच में मुझे देखा? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? उधर स्टेज पर अनाउंसर माइक में चीखते हुए बताता है कि इस बार के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गोलम ऑटोमेटन को एक्स्ट्रा आर्मर के साथ अपग्रेड किया गया है। अब इस रोबोट की डिफेंस पावर नॉर्मल मॉडल से 1.5 गुना ज़्यादा हो चुकी है। एरिका एकदम बिना किसी एक्सप्रेशन के उस अपग्रेडेड और भारी भरकम रोबोट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। पूरे हॉल में एक सस्पेंस और टेंशन वाला माहौल बन जाता है। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि ये इनुए क्लैन की लड़की आखिर कौन सा जलवा दिखाने वाली है। लेकिन एरिका सीधा अटैक करने के बजाय अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर और पुराने डिज़ाइन वाला पिंजरा उठा लेती है। उस पिंजरे के अंदर एक बहुत ही भयानक कौवा बैठा था, जिसकी एक आंख नीले रंग की भयंकर पावर से चमक रही थी। एरिका बहुत ही इंटेंस नज़रों से उस पिंजरे को देखती है और उसकी अपनी आंखें भी उसी नीले रंग की पावर से ग्लो करने लगती हैं। वो अपने उस फेमिलियर को सिर्फ एक सिंगल कमांड देती है और कहती है, जाओ। इतना बोलते ही पिंजरे का दरवाज़ा एक झटके से खुलता है और वो काले रंग का भयानक कौवा बाहर की तरफ उड़ जाता है। हवा में आते ही वो पक्षी एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली और डरावनी आवाज़ निकालता है और देखते ही देखते उसका साइज एक बहुत ही बड़े और विशाल मॉन्स्टर जितना हो जाता है। ये नज़ारा देखकर ली सियुन की तो आंखें ही फटी रह जाती हैं। वो एकदम शॉक में अपने आप से बड़बड़ाता है कि एक कौवा। वो इस फालतू सी लगने वाली स्किल को देखकर पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो विशाल कौवा सीधा आसमान की तरफ उड़ता है और उस गोलम ऑटोमेटन के ऊपर गोल गोल चक्कर काटने लगता है। वो बिल्कुल किसी शिकारी की तरह लग रहा था जो अपने शिकार पर झपटने का वेट कर रहा हो। उस रोबोट के अंदर का सिस्टम इस खतरे को सेंस कर लेता है और वो तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बहुत ही सॉलिड डिफेंसिव पोस्चर में खड़ा हो जाता है। ली सियोन दूर से ये सब एनालाइज कर रहा था। वो सोचता है कि ये रोबोट स्पेशली डिफेंस के लिए ही बनाया गया है, इसलिए इसके उस सॉलिड आर्मर को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। लेकिन एरिका अपनी जगह पर एकदम शांत और रिलैक्स खड़ी थी, जैसे उस रोबोट के तगड़े डिफेंस से उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। और तभी दोस्तों, आसमान में उड़ते हुए उस कौए में एक भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। उस कौए की पूरी बॉडी एक डार्क और भयानक आर्मर से कवर हो जाती है और उसके सारे पंख एकदम तेज और जानलेवा ब्लेड्स में बदल जाते हैं। वो अपने पंख फैलाता है और उसके सेंटर से एक बहुत ही अंधा कर देने वाली लाइट निकलने लगती है। अब वो कोई नॉर्मल कौआ नहीं लग रहा था, बल्कि वो एक साक्षात जिंदा वेपन बन चुका था, जो तबाही मचाने के लिए एकदम रेडी था। वो फेमिलियर आसमान से सीधा नीचे की तरफ गोता लगाता है
वो डार्क एनर्जी के एक मिसाइल की तरह दिख रहा था, जो सीधा उस रोबोट की तरफ आ रहा था। वो आसमान को चीरते हुए, एक ड्रिल मशीन की तरह गोल गोल घूमते हुए, एकदम इम्पॉसिबल और ना रोके जा सकने वाले फोर्स के साथ उस गोलम की तरफ बढ़ता है। अपना ली स्यून तो एकदम सुन्न पड़ गया था। उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। उसका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि अभी उसकी आंखों के सामने हुआ क्या है। वो भयानक कौआ उस रोबोट के उस एक्स्ट्रा मजबूत आर्मर को एकदम मक्खन की तरह चीरते हुए आर पार निकल जाता है। उस भारी भरकम रोबोट के सीने में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, जिसमें से धुआं निकल रहा था। उस अटैक की बची कुची डार्क एनर्जी अभी भी उस छेद के चारों तरफ बिजली की तरह कड़क रही थी। ये नज़ारा उस फेमिलियर की भयंकर और तबाही मचाने वाली पावर का जीता जागता सबूत था। वो गोलेम ऑटोमेटन अपने घुटनों के बल जमीन पर गिरता है और देखते ही देखते धूल और एनर्जी के एक बादल में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। उसका पूरी तरह से नामो निशान मिट चुका था भाई। और वो खूंखार कौआ, जो अब नीले रंग की भयंकर लपटों में कवर था, वो एकदम शांति से उड़कर वापस एरिका के हाथ पर आकर बैठ जाता है, जैसे उसने अभी कुछ किया ही ना हो। एकदम साक्षात बॉस वाली फीलिंग आ रही थी। वहां बैठी पूरी की पूरी ऑडियंस पागलों की तरह चीख रही थी। पूरा हॉल तालियों और सीटियों की आवाज से गूंज उठता है। वो अनाउंसर माइक में पागलों की तरह चिल्लाता है कि ये तो एकदम अनबिलीवेबल था। सिर्फ एक सिंगल अटैक और उसने उस मजबूत आर्मर वाले रोबोट के आर पार छेद कर दिया, जो एक सी रैंक के हीरो की टक्कर का था। ये सारा माहौल देखकर अपना ली सियोन एकदम भारी प्रेशर में आ जाता है। वो सोचता है कि भाई पहले वो मुक्केबाज जैक और अब ये एरिका, इन दोनों ने तो एकदम इम्पॉसिबल कारनामे करके दिखा दिए हैं। ली सियोन के दिमाग में आता है कि अगर वो सिर्फ स्टेज पर जाकर अपना वेपन दिखाकर वापस आ गया, तो ये पागल ऑडियंस उसे सरेआम गालियां देगी और उसका भयंकर मजाक उड़ाएगी। वो प्रेशर जो पहले खत्म हो गया था, वो अब और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस आ गया था। और फाइनली वो पल आ ही जाता है। अनाउंसर माइक पर आखिरी पार्टिसिपेंट का नाम पुकारता है। वो पूरी जान लगाकर चिल्लाता है कि अब बारी है टेक्निकल फैकल्टी के टॉप स्टूडेंट कैडेट ली स्यून की। ये नाम सुनते ही पूरे हॉल की नजरें एकदम से ली स्यून पर जाकर टिक जाती हैं। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ली स्यून बहुत ही स्वैग और एटीट्यूड के साथ अरीना के एकदम बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। इवैल्यूएशन का अगला और सबसे खतरनाक पार्ट अब शुरू होने वाला था भाई। वो बुढ़ा सुपरवाइजर लुडविग शूबर्ट माइक पर ली स्यून का नाम लेता है। वो बुढ़ा अपने मन ही मन बहुत इम्प्रेस था। वो सोचता है कि इस साल के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आए हैं, वो सच में एकदम खतरनाक हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया था जब ब्लैकस्मिथ डिपार्टमेंट ने कोई इतना टॉप लेवल का टैलेंटेड स्टूडेंट प्रोड्यूस किया हो। वो बुढ़ा बस यही दुआ कर रहा था कि कहीं बाकी दोनों के उस खतरनाक डेमोस्ट्रेशन का प्रेशर इस बेचारे लड़के को तोड़ ना दे। लेकिन भाई दूसरी तरफ अपनी एस रैंक वाली बॉस लेडी रायो यूना के चेहरे पर रत्ती भर भी टेंशन नहीं थी। वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसे पूरा यकीन था कि उसका लड़का एकदम फाड़ परफॉर्मेंस देगा। भीड़ एकदम एक्साइटमेंट से पागल हो रही थी। सब आपस में फुसफुसा रहे थे कि क्या ये ब्लैकस्मिथ लड़का जैक और एरिका के उस तबाही वाले डेमोस्ट्रेशन को टक्कर दे पाएगा जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। अरीना के सेंटर में खड़ा अपना ली सियोन बहुत ही शांति से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। वो एकदम चिल मारते हुए भीड़ के सामने अपनी पोजीशन लेता है। और तभी अचानक से हवा में दो नीले रंग की सिस्टम नोटिफिकेशन वाली विंडो पॉपअप होती हैं। उन दोनों स्टेटस विंडो पर ली सियन के उस खतरनाक वेपन की सारी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स लिखी हुई थीं। एक पर लिखा था 5 कलर्ड फ्लेम सोर्ड और दूसरे पर लिखा था स्टैक्ड फायर शीट। जैसे ही वो डिटेल्स पब्लिक को दिखती हैं, पूरे स्टेडियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स के जबड़े लिटरली ज़मीन पर गिर जाते हैं। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ब्लैकस्मिथ डिपार्टमेंट का एक मामूली सा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अपने हाथों में एक रेयर क्वालिटी का आइटम लेकर खड़ा है। ये तो एकदम पागलों वाली बात थी भाई। लेकिन दोस्तों, हर कोई इससे इम्प्रेस नहीं था। कुछ जलने वाले स्टूडेंट्स आपस में खुसुर-पुसुर कर रहे थे कि यार बाकी फैकल्टीज़ के मुकाबले इस लड़के के डेमोस्ट्रेशन में वो मज़ा और इम्पैक्ट नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक लालची प्रोफेसर बहुत ही कमीनी स्माइल के साथ सोच रहा था कि आज तो किस्मत मेरे साथ है। उसे लग रहा था कि ली स्यून फेल हो जाएगा और फैकल्टी के हेड का वो पोस्ट सीधा उसकी झोली में आकर गिरेगा। अपनी कुर्सी से रायो यूना ये सब बहुत ही सीरियस और खतरनाक नज़रों से देख रही थी। तब वो अनाउंसर माइक पर बोलना शुरू करता है कि ली सीन के डेमोस्ट्रेशन के लिए हम मॉडल नंबर 10 का यूज़ करेंगे, जिसकी कॉम्बैट पावर एक डी रैंक के हीरो के बराबर है। लेकिन भाई, इससे पहले कि वो अनाउंसर अपनी बात पूरी कर पाता, अपना ली सीन बीच में ही बहुत ही लाउड और कड़क आवाज़ में बोलता है, नहीं। और फिर वो एक ऐसा ऑर्डर देता है कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। ली सियोन बहुत ही एटीट्यूड में कहता है
कि मेरे लिए मॉडल नंबर 8 लेकर आओ, और हाँ, उसे पूरा आर्मर पहनाकर लाना। ये सुनते ही उस अनाउंसर की तो हवा ही टाइट हो जाती है। वो एकदम हकलाते हुए पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, मॉडल नंबर 8 कोई ऐरा गैरा रोबोट नहीं था। ये एक ऐसा खूंखार ऑटोमेटॉन था जो बी रैंक के हीरोज के जानलेवा अटैक्स को भी आराम से झेल सकता था। और अपना ये ली सियुन उस बी रैंक वाले रोबोट को भी एक्स्ट्रा आर्मर पहनाने की डिमांड कर रहा था। अनाउंसर एकदम पसीने से भीग जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो घबराते हुए कहता है कि भाई, इतनी जल्दी बिना किसी नोटिस के इतना खतरनाक रोबोट तैयार करना बहुत मुश्किल है। क्या तुम जानबूझकर इस पूरे इवेंट को खराब करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, तभी एकदम पीछे से एक बहुत ही भारी आवाज़ आती है जो कहती है कि ये लो, आ गया तुम्हारा रोबोट। और फिर अरीना के गेट से एक बहुत ही भयानक और भारी भरकम आर्मर से लोडेड ऑटोमेटन अंदर आता है। एक उम्रदराज आदमी उस रोबोट को एकदम फुल गियर में लेकर वहां पहुंच चुका था। अनाउंसर तो एकदम शॉक में फ्रीज हो जाता है कि भाई, ये इतनी जल्दी रेडी भी हो गया। पूरे अरीना की हवा में एक बहुत ही जानलेवा टेंशन फैल जाती है। अब अपना ली सीन एक ऐसे खतरनाक अपोनेंट के सामने खड़ा था जो किसी की भी जान ले सकता था। वो अनाउंसर बेचारा बीच में फंसकर पसीने से नहा चुका था। जो आदमी उस रोबोट को लेकर आया था, वो ली सीन की तरफ देखता है। ली सीन एकदम शांत खड़ा होकर बस वेट कर रहा था। फाइनली वो आदमी एक बहुत ही चालाक स्माइल देता है और अपनी तरफ से परमिशन दे देता है कि जा बेटा, अब तू तबाही मचा दे। अब उस अनाउंसर के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो हार मानकर अपना हाथ हवा में उठाता है और पूरी जान लगाकर चीखता है कि कॉम्बैट अब शुरू होता है। उधर दूर खड़ा अपना प्रोफेसर केन अपने हाथ बांधे हुए बहुत ही सीरियस लुक के साथ ये सब देख रहा था। रायो यूना भी अपनी नज़रें गड़ाए हुए थी। उसे याद आता है कि उसने ही ली सियुन को ऑर्डर दिया था कि जा और वहां जाकर थोड़ी तबाही मचा दे। अपने चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूंखार स्माइल के साथ ली सेन एकदम रेडी हो जाता है। वो अपने मन ही मन रेयो यूना के उस ऑर्डर का जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है बॉस, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। ली सेन एकदम परफेक्ट कॉम्बैट पोस्चर में खड़ा होता है। उसे हाथों में पकड़ी हुई वो सॉर्ड एक बहुत ही भयानक और डार्क लाल रंग के ऑरा से चमकने लगती है। वो अपने अंदर एक बहुत ही इम्पॉसिबल और भयंकर अमाउंट की एनर्जी को चैनल करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उसकी तलवार से 5 अलग अलग रंगों की भयंकर आग की लपटें निकलने लगती हैं, जो एक बवंडर की तरह उसके चारों तरफ घूमने लगती हैं। ली स्यून की ये तबाही वाली पावर देखकर वो मुक्केबाज जैक मायर्स भी एकदम इम्प्रेस हो जाता है। वो अपनी जगह से चीखते हुए बोलता है कि भाई, ये तो एकदम पागलों वाला पावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पीले बालों वाला स्कारफेस लड़का अभी भी अपने घमंड में था। वो ली स्यून के इस पावरफुल अटैक को एकदम इग्नोर करते हुए कहता है कि ये सब तो बस फालतू के पटाखे हैं। वो ताना मारते हुए सोचता है कि एक बच्चा जिसके पास एकदम लो लेवल का माना है, वो आखिर कर ही क्या लेगा। लेकिन उस पीले बालों वाले बेवकूफ़ को क्या पता था कि अपना ली सेउन क्या तबाही मचाने वाला है। ली सेउन उस आग के बवंडर के बीच खड़ा होकर अपने दिमाग में अपनी इस खूंखार टेक्निक को एनालाइज करता है। वो जानता था कि तलवार से निकलने वाली ये अलग अलग रंग की लपटें आपस में टकराती हैं, और अगर यूज़र का माना कंट्रोल एकदम परफेक्ट ना हो तो ये खुद यूज़र को ही जलाकर खा जाएंगी। लेकिन ली सियुन ने इसका एकदम गजब का जुगाड़ निकाला था। वो अपनी स्टैक्ड फायर शीथ यानी म्यान और अपनी फ्लेम आर्टिजन वाली स्किल का यूज़ करता है। वो उस लाल रंग की भयंकर आग को ज़बरदस्ती उस म्यान के अंदर ठूंसने लगता है और उस सारी एनर्जी को एक ही जगह पर काउंट्री पर कंप्रेस कर देता है। इस भयानक प्रेशर की वजह से ली सियुन की आंखें एकदम डार्क ऑरेंज कलर में चमकने लगती हैं। अब उस म्यान के अंदर एनर्जी पूरी तरह से स्टोर हो चुकी थी। वो सामने खड़ा ऑटोमेटॉन भी इस जानलेवा खतरे को सेंस कर लेता है। वो रोबोट खुद को बचाने के लिए तुरंत एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी बैरियर अपने सामने खड़ा कर लेता है। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी थी। ली सियुन अपनी सबसे भयंकर और अल्टीमेट स्किल को रिलीज कर देता है, जिसका नाम था वाइल्ड फायर। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही म्यान के अंदर दबा हुआ वो सारा का सारा कंप्रेस्ड माना एक ही झटके में ब्लास्ट हो जाता है। वो धमाका इतना ज्यादा खूंखार और जानलेवा था कि वो कॉन्फिडेंट जैक भी डर के मारे अपना सिर छुपाने लगता है। ली सियून अपनी तलवार से सिर्फ एक सिंगल अटैक करता है और वो 5 रंगों वाली आग जो इतनी देर से जबरदस्ती दबाकर रखी गई थी, वो एक ही बार में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ती है। वो दोनों प्रोफेसर्स जो अभी तक ली सिंह की पावर पर डाउट कर रहे थे, उनकी तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो बस आंखें फाड़कर इस तबाही को देखते रह जाते हैं। दूर खड़े उस अनाउंसर की तो हवा ही टाइट हो जाती है। उसे लगने लगता है
कि भाई अरीना में कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पूरे स्टेडियम में धूल, मिट्टी और पत्थरों का एक बहुत ही विशाल बादल उड़ने लगता है, जिसने पूरे अरीना को कवर कर लिया था। उस घने धुएं के बीच में सिर्फ ली सीन की एक डार्क परछाई नजर आ रही थी। जैसे ही धूल थोड़ी कम होती है, सब देखते हैं कि ली सीन बहुत ही शांति और स्वैग के साथ अपनी स्वॉर्ड को वापस म्यान में रख रहा है। कॉम्बैट खत्म हो चुका था। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है, जैसे इस एक अटैक ने उसकी सारी एनर्जी चूस ली हो। और जब धुआं पूरी तरह से साफ होता है, तो वहां का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस पूरे अरीना के एकदम बीचों बीच एक बहुत ही भयानक और गहरी दरार पड़ चुकी थी। उस रोबोट का तो नामो निशान ही मिट चुका था। ये देखकर ली स्यून भी अपने मन में सोचता है कि यार, लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर यूज़ कर ली। वो बेचारा अनाउंसर डर के मारे अभी भी कांप रहा था। उसके हाथों से माइक छूटने वाला था। वो उस भयानक तबाही को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो एकदम कांपती हुई और फटी हुई आवाज़ में जल्दी से कंस्ट्रक्शन टीम को कॉल करता है और उन्हें ऑडिटोरियम रिपेयर करने के लिए बुलाता है। और इसी के साथ वो डिक्लेयर करता है कि ये मिड टर्म इवैल्यूएशन अब खत्म होता है। इस पूरे ड्रामे के कुछ देर बाद का सीन आता है। एक बहुत ही शांत और सुनसान हॉलवे में किसी के हाई हील्स की आवाज़ गूंज रही थी। अपना ली सियून एक कमरे में सोफे पर बहुत ही शांति से बैठकर किसी का वेट कर रहा था। तभी फैकल्टी की हेड यानी रायो यूना उस कमरे में एंटर करती है। वो आते ही ली सियोन से माफ़ी मांगती है कि उसे इतना वेट करना पड़ा, क्योंकि वो उस टूटे हुए अरीना को साफ करवाने में हेल्प कर रही थी। ये सुनते ही ली सियोन एकदम झटके से सोफे से उठ जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि उस ऑडिटोरियम की वो हालत मेरी ही वजह से हुई है। रायो यूना उसे एकदम कन्फ्यूजन वाली नज़रों से देखती है और पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ली सियुन को लगता है कि वो उसे डांटने के लिए आई है, तो वो पूछता है कि क्या आपने मुझे उस तबाही के लिए डांटने के लिए नहीं बुलाया है। रायो यूना एकदम जोर से अपना सिर हिलाती है और अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं। वो उसे बताने ही वाली थी कि उसने उसे क्यों बुलाया है, लेकिन तभी उस शांत कमरे में एक बहुत ही अजीब और शर्मनाक आवाज़ गूंजती है। दोस्तों, वो आवाज़ रायो यूना के पेट से आ रही थी, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। ये सुनकर ली सियुन तो एकदम ब्लैंक हो जाता है। रायो यूना शर्म के मारे एकदम लाल टमाटर जैसी हो जाती है और अपना गला साफ करते हुए किसी तरह से इस एम्बेरसिंग सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करती है। वो किसी तरह से अपना सीरियस वाला फेस वापस लाती है और ली सीन को एक ऐसा ऑफर देती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो एकदम डायरेक्ट बोलती है कि मैं तुम्हारे उस वेपन का मार्केट से 10 गुना ज़्यादा प्राइस दूंगी। क्या तुम अपनी वो 5 कलर्ड फ्लेम स्वॉर्ड और स्टैक्ड फायर शीथ मुझे बेचोगे? ये अनएक्सपेक्टेड डिमांड सुनकर ली सियुन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। वो एकदम शॉक में पूछता है कि क्या आपने अभी क्या कहा? और ठीक उसी पल हवा में एक नीले रंग का सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। उस पर लिखा था कि टारगेट रायो यूना के साथ एक नया बॉन्ड बन चुका है। रायो यूना लगातार उसके बनाए हुए उस वेपन की तारीफों के पुल बांध रही थी और कह रही थी कि वो सच में एक मास्टरपीस है। सिस्टम कंफर्म करता है कि क्रिएटर ली सियुन के साथ बॉन्ड लेवल 1 पर पहुंच चुका है। ली सियुन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे अच्छे से याद था कि उसकी पिछली ज़िंदगी में इस लड़की के साथ उसका बॉन्ड तब बना था जब उसने उसके बनाए हुए कई सारे वेपन खा लिए थे, लेकिन इस बार बिना कुछ खाए ही बॉन्ड बन गया था। इस शौक के बाद भी ली सियुन के चेहरे पर एक बहुत ही चालाक स्माइल आ जाती है। वो सोचता है कि चलो जो भी हो, ये तो मेरे लिए एकदम लॉटरी लगने जैसी बात है। वो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए ये अपनी एक बहुत ही स्पेशल स्किल एक्टिवेट करता है, जिसका नाम था बॉन्ड एक्सट्रैक्शन। सिस्टम तुरंत ली सेओन और रायो यूना के बीच एक होलोग्राम दिखाता है और उस बॉन्ड को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। और फाइनली वो एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होता है और ली सियोन को एक बहुत ही हाई और रेयर ग्रेड का मटेरियल मिल जाता है, जिसका नाम था ग्रीड आयरन। ये कोई ऐरा गैरा लोहा नहीं था भाई। ये एक एकदम प्रीमियम क्वालिटी का मेटल था, जो भयंकर हीट जनरेट करने के लिए बाकी मेटल्स को ही खा जाता था। ली सियुन के हाथ में एक बहुत ही चमचमाता हुआ ऑन ऑब्जेक्ट आ जाता है। वो अपने हाथ को देखकर बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल देता है और कहता है कि चलो भाई, जो चाहिए था वो फाइनली मिल गया। उधर वो भूखी बॉस लेडी रायो यूना एकदम इम्पेशेंट होकर उससे दोबारा पूछती है कि क्या तुम मुझे वो वेपन बेचोगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, ली सेउन का काम तो निकल चुका था। उसने तो अपना मतलब पूरा कर लिया था, इसलिए वो बहुत ही एटीट्यूड में और एकदम सख्त लौंडे की तरह सीधे मुंह पर बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। रायो यूना उसे एकदम कंफ्यूज होकर घूरती है। वो सोचती है
कि अभी तो ये बोल रहा था कि मिल गया और अब एकदम से मना कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों अपनी इस फालतू की बहस को आगे बढ़ा पाते, अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक आवाज़ उन्हें रोक देती है। कमरे में प्रोफेसर किम इन चियोल की एंट्री होती है। वो आकर सीधा अनाउंस करते हैं कि डायरेक्टर ने बोला है कि अवार्ड सेरेमनी एकदम अभी के अभी शुरू होने वाली है। प्रोफेसर किम बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ रायो यूना से परमिशन मांगते हैं कि क्या वो कैडेट ली स्यून को अपने साथ ले जा सकते हैं। रायो यूना का तो एकदम पोपट हो गया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसलिए वो बहुत ही बेमन से हाँ बोल देती है। अपना ली स्यून बहुत ही स्वैग में हाथ हिलाकर बोलता है कि चलो बाद में मिलते हैं, और वो प्रोफेसर किम के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। अब उस बड़े से कमरे में बेचारी रायो यूना एकदम अकेली खड़ी थी और उसके पेट से फिर से चूहों के दौड़ने की भयंकर आवाज़ आती है। वो भूख के मारे एकदम तड़प रही थी और इस शर्मनाक सिचुएशन में उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब ली सियुन को बेबल एकेडमी के एकदम मार्डोक मैंशन में ले जाया जा रहा था। ये एकेडमी का सबसे पुराना और मेन बिल्डिंग था, जो एकदम किसी महल जैसा दिखता था। जब वो दोनों उस महल के एकदम शाही और आलीशान कॉरिडोर से गुजर रहे थे, तो प्रोफेसर किम उसे बहुत ही सीरियस टोन में वार्निंग देते हैं। वो ली सीन को समझाते हैं कि देख भाई, डायरेक्टर के सामने अपनी ज़ुबान पर लगाम रखना और तमीज़ से पेश आना। वो उसे याद दिलाते हैं कि डायरेक्टर ने पहले ही बहुत बड़ी मेहरबानी की है, जो उसने अरीना में मचाई हुई उस भयानक तबाही को इग्नोर कर दिया, वरना बेटा तेरी तो लंका लग जाती। वो दोनों एक बहुत ही विशाल और डरावने दरवाजे के सामने जाकर रुक जाते हैं। प्रोफेसर किम एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि याद रखना, डायरेक्टर का लेवल हम सबसे एकदम अलग और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। लेकिन अपना ली स्यून कहाँ किसी से डरने वाला था। वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और कहता है कि अरे आप एकदम चिल मारो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, एक बहुत ही भारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठती है। वो आवाज़ कहती है कि तो तुम ही हो वो कैडेट ली सीन जिसने इतनी तबाही मचाई है। ली सीन के एकदम सामने एक जीती जागती लेजेंड खड़ी थी। वो थे साक्षात स्कैंडेड एम्पियर और अकेडमी के डायरेक्टर लुडविग शुबर्ट। ली सीन उन्हें देखते ही तुरंत पहचान लेता है। उसके दिमाग में अपनी पिछली जिंदगी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि अपनी पिछली लाइफ में यही वो हीरो था जिसने छठे डीमन गॉड यानी हेवनली एनाइलेशन को बहुत ही भयानक लड़ाई में मार गिराया था। हालांकि उस भयंकर लड़ाई में ये दोनों ही मारे गए थे, लेकिन फिर भी ये इंसान एक साक्षात मॉन्स्टर था। उस लेजेंड को अपनी आंखों के सामने देखकर ली सेयोन अपने मन ही मन सोचता है कि भाई, जिस इंसान ने अपनी लाइफ के सारे बड़े बड़े काम पूरे कर लिए हों, उसका ऐसा खतरनाक ऑरा हुआ होना तो एकदम नॉर्मल बात है। डायरेक्टर लुडविग बहुत ही इम्प्रेस होकर ली सेयोन के उस डेमोस्ट्रेशन की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ जो भी वेपन दिखाए, वो सच में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और कमाल के थे। लेकिन फिर वो एकदम सीरियस होकर बोलते हैं कि फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि उन वेपन्स में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनमें कुछ तो मिसिंग था, लेकिन तुम्हारी उस परफॉर्मेंस ने मेरे अंदर एक आग लगा दी है कि मैं देखूं तुम आगे क्या तबाही मचाने वाले हो। ली सीन भी मन ही मन उनकी इस बात से एकदम एग्री कर रहा था। वो सोचता है कि हाँ, वो बात तो सही है, मैं खुद उन अधूरे वेपन्स को भट्टी में डालकर जला देना चाहता था। डायरेक्टर, जो अपनी उस बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि बस इसी वजह से मैं तुम्हारे इस टैलेंट और मेहनत से खुश होकर तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 तगड़े रिवॉर्ड देने वाला हूँ। वो ली स्यून से पूछते हैं कि बताओ लड़के, तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर ली स्यून एकदम सरप्राइज हो जाता है कि भाई सीधा 2 रिवॉर्ड। वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और मांग लेता है कि मुझे ऐसे रिवॉर्ड चाहिए जो मेरा माना और मेरी मेमोरी दोनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें। डायरेक्टर उसकी ये डिमांड सुनकर बहुत ही सेटिस्फाइड तरीके से अपना सिर हिलाते हैं। वो अपने हाथ से हवा में एक बहुत ही स्वैग वाला इशारा करते हैं और पलक झपकते ही हवा में 2 बहुत ही खूंखार और चमचमाते हुए ऑब्जेक्ट्स तैरने लगते हैं। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं थे, बल्कि ये दोनों एकदम हीरोइक ग्रेड के लेजेंडरी आइटम्स थे। पहले का नाम था हैवी इंक डार्कनेस, जो एक ऐसा टुकड़ा था जो किसी का भी माना चूस सकता था, और दूसरे का नाम था ड्रीम आइवरी, जो एक बहुत ही भयानक सपने खाने वाले मॉन्स्टर का दांत था। ली स्यून उन दोनों खूंखार आइटम्स की वैल्यू देखकर एकदम शॉक में चला जाता है। उसे पता था कि वो हैवी इंक डार्कनेस तो फिर भी रेयर है, लेकिन ये ड्रीम आइवरी मिलना तो एकदम नामुमकिन के बराबर है। ली स्यून के चेहरे पर एक बहुत ही कातिलाना स्माइल आ जाती है। वो सोचता है
कि माना कि इन दोनों को अभी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इनका यूज़ करके क्या तबाही मचानी है। डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि क्या ये दोनों तुम्हें पसंद आए? ली सियन अपना सिर झुकाकर एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल देता है और कहता है कि ये तो एकदम परफेक्ट हैं। ली सियून अपना रिवॉर्ड लेकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। डायरेक्टर उसे जाते हुए घूर रहे थे और अपने मन में सोच रहे थे कि इस नए और अजीब लड़के के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी उस कमरे में एक बहुत ही मिस्टीरियस आवाज़ गूंजती है जो कहती है कि इस लड़के ने दोनों रिवॉर्ड एक साथ लेकर बहुत बड़ी हिम्मत का काम किया है। उसी टाइम कमरे में एक सुनहरे रंग का एम्बलम चमकने लगता है। डायरेक्टर बहुत ही शांति से अपना पाइप पीते हुए उस आवाज़ को जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उस लड़के के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इन दोनों पावरफुल आइटम्स को आसानी से डाइजेस्ट कर लेगा। डायरेक्टर कहते हैं कि जब मैं उस लड़के से बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे बच्चे से नहीं बल्कि किसी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बुढ़े इंसान से बात कर रहा हूँ। उसकी सोच इतनी ज़्यादा गहरी है कि मेरे जैसा इंसान भी उसकी गहराई को पूरी तरह से नाप नहीं सकता। डायरेक्टर की आंखों में एक बहुत ही अजीब सी चमक और सस्पेंस था। अब सीन एकदम से कट होता है और हम अकेडमी के एक क्लासरूम का नज़ारा देखते हैं। वहाँ सारे स्टूडेंट्स लंच ब्रेक के मज़े ले रहे थे। एक लड़का अपने पास बैठे उस पीले बालों वाले घमंडी हंस से पूछता है कि भाई तू लंच करने कहाँ जाने वाला है? वो छपरी हंस बहुत ही चौड़ में और एटीट्यूड दिखाते हुए जवाब देता है कि मेरे प्लान्स तो सीनियर हावर्ड के साथ फिक्स हैं। ये नाम सुनते ही उस दूसरे लड़के का मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है। वो शौक में पूछता है कि क्या तू उस सीनियर होवर्ड की बात कर रहा है जो बोर्सिपा फैकल्टी के 3rd ईयर का सबसे टॉप स्टूडेंट है? वो एकदम हैरान होकर हावर्ड के उस भारी भरकम और डरावने बैक फिगर को याद करता है। हांस अपनी कॉलर खड़ी करते हुए बहुत ही घमंड से फेंकता है कि अरे हाँ भाई, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं और हम अक्सर मिलते रहते हैं। वो आगे बढ़ा चढ़ाकर बोलता है कि हावर्ड मुझे अकेडमी की लाइफ के बारे में कुछ बहुत ही सीक्रेट और काम के टिप्स देने वाला है। ये सब सुनकर क्लास के बाकी सारे नमूने स्टूडेंट्स हंस को एकदम भगवान वाली नज़रों से और फुल रेस्पेक्ट के साथ घूरने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि भाई, हंस की तो क्या भयंकर पहुंच है जो वो सीधा 3rd ईयर के टॉप स्टूडेंट हावर्ड के साथ लंच करने वाला है। लेकिन तभी उस क्लासरूम का दरवाज़ा खुलता है और माहौल एकदम से पलट जाता है। दरवाजे पर अपना ली सिंह खड़ा था। उसे देखते ही एक लड़का घबराते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, ली स्यून उसे एक ऐसी कातिलाना नज़र से घूरता है कि उस बेचारे की तो बोलती ही बंद हो जाती है। ली स्यून की आंखें एकदम भयंकर सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। उस एक लुक ने पूरे क्लासरूम में एकदम सन्नाटा फैला दिया था। किसी की भी छू करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सारे स्टूडेंट्स एकदम डर कर चुप हो गए थे और अपना ली सीन बिना किसी से कुछ बोले एकदम स्वैग में चलते हुए अपनी सीट की तरफ जाने लगता है। वो पूरे एटीट्यूड में क्लास के बीच से गुजर रहा था और सब उसे बस घूर रहे थे। जब वो उस घमंडी हांस के पास से गुजरता है तो वो उसे एक ऐसी खतरनाक और चुभने वाली नज़र से देखता है कि उस हांस की तो अंदर तक हवा टाइट हो जाती है। वो एकदम घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है कि भाई, इस नए लड़के को आखिर क्या बीमारी है जो ये मुझे ऐसे घूर रहा है। ली सेओन उस छपरी हांस का वो डरा हुआ रिएक्शन देखकर अपने मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो सोचता है कि चलो कम से कम इस बदतमीज लड़के को अपनी औकात तो पता चल गई कि उसका बाप कौन है। उधर वो हांस अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो टेबल के नीचे अपने हाथ की मुट्ठी एकदम कस कर भींच लेता है। वो गुस्से और शर्म से एकदम लाल हो रहा था क्योंकि एक ऐसे लड़के ने उसे डरा दिया था जिसका कोई बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं था। अब क्लास शुरू होने वाली थी। ऑडिटोरियम में एक कड़क इंस्ट्रक्टर की एंट्री होती है। वो पोडियम पर जाकर खड़ा होता है और सारे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी जगह पर बैठने का ऑन ऑर्डर देता है। वो प्रोफेसर एक बार पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाता है और कंफर्म करता है कि सब लोग आ गए हैं या नहीं, और फिर वो अनाउंस करता है कि क्योंकि ये एकेडमी का पहला दिन है और ये तुम्हारी पहली क्लास है, इसलिए हम एक बहुत ही स्पेशल और अलग तरीके से इंट्रोडक्शन राउंड शुरू करेंगे। इतना बोलकर वो प्रोफेसर एक बड़ा सा बॉक्स खोलता है जिसके अंदर बहुत सारे चमकते हुए ब्लॉक रखे हुए थे। उनके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी बाहर आ रही थी। प्रोफेसर पूरी क्लास को समझाता है कि ये कोई नॉर्मल मेटल नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्शन एलॉय है। वो उन्हें एक टास्क देता है कि तुम सबको इस प्रोजेक्शन एलॉय का यूज़ करके एक वेपन बनाना है जिसका नाम होगा डॉपलगैंगर, और यही वेपन पूरी बेबल एकेडमी के सामने तुम्हारी पहचान और तुम्हारा इंट्रोडक्शन बनेगा। प्रोफेसर एकदम सख्त आवाज़ में उन्हें वार्निंग देता है कि तुम्हारे बनाए हुए ये सारे वेपन पूरे 1 हफ्ते तक अकेडमी की मेन बिल्डिंग में डिस्प्ले किए जाएंगे।
इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग अपनी पूरी जान लगा दो और कोई कसर मत छोड़ना। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स एकदम जोश में आ जाते हैं। एक लड़का उस प्रोजेक्शन एलॉय को अपने हाथ में पकड़कर बहुत ही हैरानी से सोचता है कि भाई इस एक छोटे से टुकड़े की कीमत 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। वो सोचता है कि ये बेबल एकेडमी सच में कितनी ज़्यादा रईस है, जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन राउंड के लिए इतना पैसा पानी की तरह बहा रही है। सबसे पहले वो पीले बालों वाला नमूना हांस आगे आता है और अपना काम शुरू करता है। वो अपनी पूरी पावर और एनर्जी लगाकर एक बहुत ही सुंदर और चमकती हुई स्वॉर्ड बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अपना ली सियोन एकदम बोरियत वाले एक्सप्रेशन के साथ अपने सारे क्लासमेट्स को देख रहा था। उसे लग रहा था कि इन गधों में से किसी के पास भी वो असली टैलेंट नहीं है जो एक मास्टर के पास होना चाहिए। और फाइनली वो पल आ ही जाता है। प्रोफेसर लिस्ट के सबसे आखिरी स्टूडेंट यानी अपने कैडेट ली सियोन का नाम पुकारता है। ली सियोन बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी जगह से उठता है और अपना वो प्रोजेक्शन अलॉय का टुकड़ा हाथ में ले लेता है। वो अपने दिमाग में सोचता है कि भाई मैं तो पहले ही इस फैकल्टी का सबसे टॉप स्टूडेंट डिक्लेयर हो चुका हूँ, तो फिर अब मुझे अपनी पावर छुपाने की क्या ज़रूरत है। वो डिसाइड करता है कि आज तो मैं इन सबको अपनी असली पावर का ट्रेलर दिखाकर ही रहूँगा। एकदम से उसके हाथ में पकड़े हुए उस मटीरियल के चारों तरफ एक बहुत ही भयंकर और इंटेंस लाल रंग की एनर्जी घूमने लगती है। ली सियोन की आंखों में एक बहुत ही खतरनाक डिटर्मिनेशन आ जाता है और वो सोचता है कि चलो अब अपना 100% देकर कुछ तबाही मचाते हैं। और उसी पल एक नीले रंग की भयंकर एनर्जी वाली ब्लेड हवा में बनने लगती है। दोस्तों, जो रिजल्ट निकल कर आता है ना, वो सबके होश उड़ा देता है। इस घटना के ठीक एक हफ्ते बाद का सीन आता है। अकेडमी के उस मेन एग्जीबिशन हॉल में लोगों की एकदम भारी भीड़ जमा थी। वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। सारे स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसा रहे थे कि भाई आज ये जो इतनी भयानक भीड़ आई है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ ली सीन का वो मास्टरपीस देखने के लिए आई है। ली सीन के उस जायंट वेपन के अगल बगल बाकी स्टूडेंट्स की बनाई हुई एकदम सिंपल और फालतू सी तलवारें रखी हुई थीं, जो उसके सामने एकदम मजाक लग रही थीं। लोग उसे देखकर कह रहे थे कि यार, ये तो एकदम रिडिक्यूलस है। कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस लेवल का काम कैसे कर सकता है? वो लड़का तो एकदम अलग ही लीग में खेल रहा है भाई। जब सब लोग उस महान वेपन को घूर रहे थे, तो एक लड़का बोलता है कि भाई मैं भी एकदम यही सोच रहा था। इसका लेवल तो हम सबसे एकदम अलग और बहुत ही ज़्यादा हाई है। उस वेपन के पास एक ऑफिशियल बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर पूरी डिटेल लिखी थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। उस पर लिखा था कि जब ली सियून ये वेपन बना रहा था, तो उस टाइम एक अजीब सी अनोमली यानी गड़बड़ हो गई थी और उस वेपन ने अकेले ही लगभग 20 प्रोजेक्शन अलॉय के टुकड़ों को अपने अंदर खींच लिया था। मतलब जो काम एक टुकड़े से होना था, उसने 20 टुकड़े खा लिए। लेकिन अकेडमी ने फिर भी इसे डिस्प्ले करने का डिसीजन लिया, क्योंकि वो इसे कैडेट ली सियून के भयंकर टैलेंट और पावर का सबूत मानते थे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में जलने वालों की कभी कमी नहीं होती। कुछ नमूने स्टूडेंट्स, जिन्हें ली सियून का ये टैलेंट हजम नहीं हो रहा था, वो आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। वो बहाने बनाने लगे कि अरे, ये सब तो बस इसकी किस्मत है, या फिर इसने इतने सारे महंगे मटेरियल यूज़ कर लिए, कामाथे शाहबाला, इसीलिए ये इतना बड़ा बन गया। वो बस ली सियून के उस गॉड लेवल टैलेंट को नीचा दिखाने के लिए फालतू के बहाने ढूंढ रहे थे। लेकिन वहाँ खड़े सब लोग उनकी इन फालतू बातों से एग्री नहीं करते। तभी उन सब के बीच में एक बहुत ही सीरियस लुक वाली काले बालों वाली लड़की की एंट्री होती है। वो उन जलने वाले लड़कों की फालतू बातों को बीच में ही काट देती है। वो उन्हें घूरते हुए कहती है कि मैं तो इस पूरे नज़ारे को एकदम अलग नज़रिए से देख रही हूँ। उसके बगल में खड़ा एक और लड़का, जिसके बाल सुनहरे थे, वो भी अपना सिर हिलाते हुए उसकी बात से एग्री करता है। वो भी कहता है कि हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो हम अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, वो कोई तुक्का या सिर्फ किस्मत नहीं हो सकती। वो लड़की अपनी बात खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरी बात बोलती है। वो कहती है कि असल में सच तो ये है कि उस वेपन को बनाने के लिए जितना भी प्रोजेक्शन अलॉय यूज हुआ था, वो ली सियून के असली और भयंकर पोटेंशियल को पूरी तरह से बाहर लाने के लिए काफ़ी ही नहीं था। वो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रही थी कि ली सियून का टैलेंट इस वेपन से भी कहीं ज़्यादा हाई और ख़तरनाक लेवल का है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अकेडमी के ब्लैकस्मिथिंग वर्कशॉप का नज़ारा देखते हैं। वहाँ किसी के हथौड़े से मेटल को पीटने की बहुत ही ज़ोरदार और रिदमिक आवाज़ आ रही थी। ये अपना ली सीन था, जो पूरी लगन के साथ अपनी फोर्जिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वर्कशॉप में मौजूद जो सीनियर टीचिंग असिस्टेंट्स थे, वो दूर से ही उसे एकदम शौक और हैरानी वाली नज़रों से घूर रहे थे। वो आपस में फुसफुसा रहे थे कि भाई इस लड़के की जो हथौड़ा मारने की टाइमिंग और रिदम है, वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए भी मिस नहीं हो रही है। ये तो एकदम मशीन की तरह काम कर रहा है। वहाँ खड़ा जो उनका मेन और सबसे सीनियर असिस्टेंट था, जिसका नाम हावर्ड था,
उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। वो अपने मन ही मन सोच रहा था कि भाई, इस लड़के जैसा जो मॉन्स्टर लेवल का जीनियस है, उसे हम लोग आखिर सिखाएंगे ही क्या? ये तो हमसे भी ज़्यादा आगे है। हावर्ड को अपने आप पर एकदम यूजलेस वाली फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस लड़के को इग्नोर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो पूरी क्लास को बहुत ही लाउड आवाज़ में अनाउंस करता है कि आज की क्लास में हम ली सीन को छोड़कर बाकी सब पर फोकस करेंगे। और फिर वो एक वॉलंटियर को आगे आने के लिए बोलता है ताकि वो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा सके। जब क्लास का टाइम खत्म हो जाता है तो सारे स्टूडेंट्स अपना अपना काम छोड़कर वर्कशॉप से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपना ली सीन वहाँ से नहीं हिलता। वो अभी भी अपनी भट्टी के सामने खड़ा होकर बिना रुके अपना काम कर रहा था। वो लगातार हथौड़ा चला रहा था और उसके चेहरे से पसीने की एकदम नदियां बह रही थीं। दोस्तों, भले ही ली सियून के पास एकदम गॉड लेवल की स्किल और टैलेंट था, लेकिन उसका ये जो नया और यंग शरीर था, वो अब अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका था। उसकी फिजिकल ताकत जवाब दे रही थी। वो एक पल के लिए रुकता है और अपनी बनाई हुई उन नई तलवारों को बहुत ही गौर से चेक करने लगता है। वो अपनी ही क्वालिटी को एनालाइज कर रहा था। तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है जो इस शांति को तोड़ देती है। वो आवाज़ उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी बनाई हुई इस तलवार को भी फिर से तोड़ने वाले हो? ली स्यून का चेहरा तो अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें इस अचानक आए सवाल से एकदम सरप्राइज होकर चमक उठती हैं। वो झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो वहां वही सीनियर असिस्टेंट हावर्ड खड़ा था, जो इतनी देर से उसे चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था। हावर्ड उसे बहुत ही सीरियस टोन में वार्निंग देता है कि देख भाई, इस तलवार को तोड़ना मत, क्योंकि इस हफ्ते के एंड में हमें इसे अकेडमी में सबमिट करना है। ली सियोन एकदम कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि कहाँ सबमिट करना है। हावर्ड उसे समझाता है कि तुम कैडेट्स को जो भी बजट और पैसा मिलता है, वो सब इन्हीं वेपन्स को बेचकर आता है जो तुम लोग अपनी क्लास में बनाते हो। हावर्ड नोटिस करता है कि ली सियोन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और थका हुआ लग रहा है, तो वो उससे पूछ लेता है कि भाई, तुझे आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्या तेरा शरीर साथ नहीं दे रहा या फिर तेरा माना खत्म हो गया है? ली सेउन एक बहुत ही थकी हुई लेकिन सच्ची स्माइल के साथ मानता है कि फिलहाल तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी ये कमज़ोर फिजिकल बॉडी ही है। वो समझ जाता है कि उसे जो अपने लिए एक बहुत ही तगड़ा ट्रेनिंग इक्विपमेंट बनाना है, उसके लिए एक बहुत ही हाई लेवल के मटेरियल को रिफाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसकी जो अभी फिजिकल स्टैमिना और ताकत है, वो इतनी ज़्यादा लो है कि वो उस मटेरियल को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ली स्यून की ये प्रॉब्लम सुनकर हावर्ड उसे एक एकदम अलग और नया आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर तेरी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल ताकत की है और तुझे फोर्सिंग करनी ही है, तो फिर तू खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए मैजिक का यूज़ क्यों नहीं करता? हावर्ड का ये सजेशन कि वो फिजिकल ट्रेनिंग के बजाय मैजिक बफ्स का यूज़ करे, ली सियोंग के दिमाग में एकदम बिजली की तरह कड़कती है। ये एक ऐसा आइडिया था जिसके बारे में उसने आज तक सपने में भी नहीं सोचा था। ली सियोंग के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी स्माइल आ जाती है। वो अपने मन ही मन सोचता है कि यार, अपनी पिछली ज़िंदगी में मैं अपनी प्योर फोर्सिंग टेक्निक को लेकर इतना ज़्यादा पागल था कि मैंने कभी इस तरह के शॉर्टकट्स के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन अब इस नई ज़िंदगी में जब वो एक कमज़ोर शरीर में वापस आया है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि एक मैजिक बफर उसके लिए एकदम परफेक्ट और सॉलिड सॉल्यूशन है। जब तक वो बफर एक्टिव रहेगा, तब तक वो आराम से अपने उन हैवी मटेरियल्स को रिफाइन कर पाएगा। ली सीन बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ झुककर होवर्ड को इस गजब के एडवाइस के लिए थैंक यू बोलता है। हावर्ड एकदम कैजुअली हाथ हिलाते हुए कहता है कि अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन दोस्तों, जब ली सियून वहां से जाने लगता है, तो वो अचानक से रुकता है और पीछे मुड़कर उस सीनियर असिस्टेंट की तरफ देखता है। अब सीन एकदम पलट जाता है। अपना ली सीन, जो कि एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, वो अपने सुपीरियर को एक बहुत ही खतरनाक और प्रो लेवल की टिप देता है। वो हावर्ड को समझाता है कि तुम अपने हथौड़े में बहुत ही ज़्यादा माना वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें अपना माना कम से कम 70% तक कम कर देना चाहिए और उसे सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना चाहिए। वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में कहता है कि अभी के लिए तुम्हारी टेक्निक में यही तरीका सबसे बेस्ट काम करेगा। और इतना बोलकर ली सियोन वहाँ से स्वैग में निकल जाता है और बेचारे हावर्ड को अपना दिमाग घुमाने के लिए वहीं छोड़ देता है। वो सीनियर असिस्टेंट हावर्ड तो एकदम बुत बनकर खड़ा रह जाता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि क्या सच में एक कल के आए हुए फर्स्ट ईयर के लड़के ने मुझे, यानी थर्ड ईयर के टॉप असिस्टेंट को, सरेआम ज्ञान दे दिया। हावर्ड एकदम चुपचाप पीछे मुड़ता है और अपने खुद के हथौड़े को घूरने लगता है। वो ली सियुन के उस प्रो लेवल एडवाइस के बारे में बहुत ही गहराई से सोचने लगता है। अपने उस नए मास्टर प्लान को दिमाग में सेट करके ली सियुन सीधा बेबल एकेडमी के ट्रांजिट स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों, बेबल एकेडमी का ये जो सिस्टम था,
वो स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ने और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत प्रमोट करता था। वो लोग कैडेट्स को दूसरी फैकल्टी की क्लासेस अटेंड करने की पूरी आज़ादी देते थे। लेकिन भाई, यहाँ के रूल्स भी एकदम आर्मी जैसे कड़क थे। ये कंपलसरी था कि तुम्हें अपनी मेन क्लास में पास होना ही पड़ेगा, और अगर कोई लड़का 3 बार फेल हो गया तो उसे बिना कुछ सोचे समझे सीधा अकेडमी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। मतलब, आज़ादी तो पूरी थी, लेकिन अपनी हरकतों के रिजल्ट्स भी खुद ही भुगतने पड़ते थे। ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं और ली सियन एकदम स्वैग में बाहर प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसका रास्ता रोक लिया जाता है। उसके ठीक सामने वो काले बालों वाली लड़की खड़ी थी, जिसके साथ 2 और लड़के थे। ली सियोन उसे देखते ही पहचान लेता है। ये कोई और नहीं, बल्कि वही एरिका इनुए थी। एरिका के साथ जो 2 बॉडीगार्ड टाइप लड़के थे, उनमें से एक बहुत ही अग्रेसिव और बदतमीज टोन में ली सियोन पर चिल्लाता है और उसे वहां से रास्ता छोड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन अपना ली सियोन कहाँ किसी की धमकियों से डरने वाला था। ली सियोन एकदम ठंडे दिमाग से, लेकिन बहुत ही कड़क और डरावने एटीट्यूड में उन्हें जवाब देता है कि मैं क्यों रास्ता छोड़ूं, तुम लोग खुद साइड हटो। ली सियोन का ये चैलेंजिंग और सरेआम बेइज्जती करने वाला एटीट्यूड देखकर उस मस्कुलर लड़के का खून खौल उठता है। वो एकदम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो काले बालों वाली एरिका एकदम रिलैक्स थी। उसे ली सियोन का ये बेखौफ अंदाज देखकर बहुत ही अजीब सा इंटरेस्ट आ रहा था। एरिका अपने उस भड़के हुए बॉडीगार्ड को एकदम इग्नोर मारती है और सीधा ली सियोन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो उससे बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ली सियोन उसे बताता है कि वो रिचुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वो वहाँ कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकता है या नहीं। एरिका के साथ खड़ा वो दूसरा लड़का तो एकदम शॉक में था कि भाई, ये मामूली सा फर्स्ट ईयर का लड़का हमारी लेडी एरिका से इतने फ्री होकर और बिना किसी रेस्पेक्ट के कैसे बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शौक तो तब लगता है जब एरिका खुद लीसन को ऑफर देती है कि चलो, मैं तुम्हें पर्सनली वहां तक गाइड कर देती हूँ। उसके दोनों बॉडीगार्ड्स का तो जैसे दिमाग ही सुन्न हो जाता है। उनमें से एक जल्दी से उसे याद दिलाता है कि मैडम, आपकी तो सीनियर स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन एरिका बीच में ही उसकी बात काटते हुए एक बहुत ही कोल्ड आवाज़ में कहती है कि तुम दोनों खुद चले जाओ। वो लड़का फिर से जिद करता है कि मैडम, वो सीनियर्स वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं, आपका वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एरिका एक ही झटके में उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। वो सिर्फ एक लाइन बोलती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वो बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ सुनकर उन दोनों लड़कों की बोलती एकदम बंद हो जाती है। ली स्यून चुपचाप वहाँ खड़ा होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। वो समझ रहा था कि इन लोगों के बीच का पावर डायनामिक्स कैसा है और एरिका का इन पर कितना कंट्रोल है। एरिका अपने उन दोनों पूछ हिलाने वाले गुंडों को वहीं छोड़कर ली स्यून के साथ आगे बढ़ जाती है। वो बेचारे दोनों लड़के बस पीछे से रोते हुए उसका नाम पुकारते रह जाते हैं। जब वो दोनों साथ में चल रहे थे तो एरिका उससे पूछती है कि तुम आखिर किस टाइप के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हो। ली सियन उसे समझाता है कि वो बफ्स या फिर खुद की पावर बढ़ाने वाले मैजिक के बारे में सीखना चाहता है। एरिका थोड़ी सी इंटरेस्टेड हो जाती है और उससे पूछती है कि थोड़ा और डिटेल में बताओ कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ली सियन एकदम क्लियरली बताता है कि उसे ऐसे बफ्स चाहिए जो उसकी फिजिकल ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, लेकिन वो इतने स्मूथ हों कि जब वो ब्लैकस्मिथिंग का कोई बारीक काम कर रहा हो तो वो उसमें कोई रुकावट ना डालें। ये सुनकर एरिका थोड़ा सा दिमाग लगाती है और उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें बैरियर आर्ट्स के बारे में सीखना चाहिए। ली सियन एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि बैरियर आर्ट्स तो हमेशा से सिर्फ बचाव और डिफेंस के लिए यूज होती है, तो वो मेरी ताकत कैसे बढ़ाएगी। ये सुनकर एरिका एक बहुत ही फैंसी और डार्क ब्लैक कलर का इनविटेशन कार्ड निकालती है। वो एक बहुत ही रहस्यमयी स्माइल के साथ कहती है कि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उस टेक्निक का यूज कैसे करते हो। ये साबित करने के लिए वो अपनी पावर रिलीज करती है और उसी पल उसके चारों तरफ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल और अजीब सी रून्स की जंजीरें हवा में बनने लगती हैं। ये नज़ारा उसकी फैमिली की बहुत ही एडवांस और सोफिस्टिकेटेड बैरियर टेक्निक का एक छोटा सा ट्रेलर था। वो उस इनविटेशन कार्ड को ली सियून के हाथ में थमा देती है और उसे सीधा चैलेंज करती है कि अगर हिम्मत है तो इसे तोड़ कर दिखाओ। ली सियून अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा एकदम लोहे जैसा सख्त हो चुका था। वो टस से मस नहीं हो रहा था। ली सीन तुरंत अपना दिमाग दौड़ाता है और उस मैजिक को एनालाइज करने लगता है। वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल हार्डनिंग मैजिक नहीं है। वो उस पूरी टेक्निक की जड़ तक पहुंच जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। ये ऑब्जेक्ट नॉर्मली तो एकदम सॉफ्ट रहता है,
लेकिन जैसे ही इस पर कोई बाहरी फोर्स या अटैक होता है तो ये उसी पल एकदम पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ली स्यून के चेहरे पर एक बहुत ही सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। वो कहता है कि ये टेक्निक तो मेरी ब्लैकस्मिथिंग के उन बारीक कामों के लिए एकदम 100% परफेक्ट है। एरिका बहुत ही प्राउड फील करते हुए स्माइल करती है और कहती है कि लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है कि इसे सीखने के लिए तुम्हें पक्का किसी प्रोफेसर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जब ली सियन उस कार्ड को गौर से देख रहा था तो उसे लगता है कि ये मैजिक वाला पैटर्न उसने पहले भी कहीं देखा है। एरिका बहुत ही घमंड से बताती है कि बैरियर आर्ट्स का जो मेन प्रोफेसर है वो मेरी फैमिली का ही एक दूर का रिश्तेदार है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे सेटिंग करवा सकती हूँ। वो अपनी बात मनवाने के लिए कोई डील करने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही भयंकर आवाज़ आती है, कड़क। और वो बैरियर जो उस कार्ड पर लगा हुआ था वो शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ली सियोन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उसकी फैमिली की उस सदियों पुरानी और कॉम्प्लेक्स टेक्निक को डिकोड करके पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ली सियोन एकदम मज़े लेते हुए बड़बड़ाता है कि अच्छा तो ये था तुम्हारा वो महान मैजिक। उसे सब कुछ समझ आ चुका था। उधर एरिका की तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वो एकदम शॉक में फ्रीज हो चुकी थी। उसे अपने कानों और आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस लड़के ने न सिर्फ उसकी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को डिकोड कर लिया बल्कि उसे तोड़ कर रख दिया। ली सियुन एक बहुत ही स्वैग वाली स्माइल देता है और कहता है कि हाँ यार, ये बैरियर आर्ट सच में कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो उसे रिकमेंडेशन के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि चलो मैं चला क्लास में एडमिशन लेने। और हाँ, जाते जाते वो उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम भी जाकर उन बेचारों के साथ लंच कर लो जो इतनी देर से हमारे पीछे पीछे छुप कर आ रहे हैं। ली सियुन को शुरू से ही पता था कि वो दोनों नमूने उनका पीछा कर रहे थे। ये सुनकर एरिका के वो दोनों चेले तुरंत भागकर उसके पास आते हैं और घबराते हुए पूछते हैं कि मैडम, क्या आप ठीक हैं? लेकिन एरिका एकदम पत्थर की मूरत बन चुकी थी। वो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं आ पा रही थी जो ली स्युन ने उसे दिया था। जमीन पर उस काले कार्ड के टुकड़े बिखरे हुए थे जिन पर नोब्लेस लिखा हुआ था। उसे रियलाइज होता है कि उसने उस लड़के को एक फॉर्मल इनविटेशन दिया था और उसने उसे सरेआम फाड़कर फेंक दिया। एरिका उस रास्ते को घूरती रहती है जहां से ली स्योन गया था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि एक इनविटेशन। अब कहानी हमें सीधा रिचुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में ले जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी और भव्य जगह थी जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन ली सियन और इनोवे एरिका का ऐसे साथ में घूमना किसी से छुपा नहीं था। वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स आपस में खुसुर-पुसुर कर रहे थे। वो बातें बना रहे थे कि भाई, मैंने तो उन दोनों को एग्जीबिशन में भी साथ में देखा था, लेकिन अपने ली सियोन को इन फालतू की गॉसिप्स से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने मन में सोचता है कि अगर इस लड़की को सच में मुझ में कोई इंटरेस्ट होता तो मेरे और इसके बीच में सिस्टम का कोई बॉन्ड बन गया होता। वो सोचता है कि यार, ये लोग दूसरों की जिंदगी में इतना झांकते क्यों हैं। चलते चलते ली सियन पूछता है कि भाई, क्लास में घुसने का कोई सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि पहले एक टेस्ट पास करना होता है। एरिका उसे बताती है कि हम लोग एकदम सही जगह पर आ गए हैं। ये जंगल ही बैरियर आर्ट्स का वो टेस्ट ग्राउंड है। पास खड़ा एक और स्टूडेंट एकदम कंफ्यूज्ड लग रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर हैं कहाँ। ली स्यून बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ इधर उधर देख रहा था और अपने मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये टेस्ट कोई ट्रेजर हंट वाला गेम होने वाला है। वो सोचता है कि भाई जो भी हो, लेकिन ये सब बहुत ही बड़ा सिरदर्द लग रहा है। ली स्यून अपना दिमाग दौड़ाता है और एक थ्योरी बनाता है कि हो सकता है कि इन लोगों ने इस जंगल में बैरियर का यूज़ करके कोई चीज़ छुपाई हो और हमें उसे ढूंढना हो। लेकिन दोस्तों, वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। उसे फील होता है कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और फिर एकदम से हवा में एक इनविजिबल बैरियर शीशे की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। उस बैरियर के टूटते ही ली स्यून के ठीक सामने दो आदमी दिखाई देते हैं जो दूसरी तरफ से छुपकर ये सारा तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक आदमी बहुत ही ज्यादा शौक और हैरानी वाली शक्ल बनाकर ली स्यून से कहता है कि बधाई हो, तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर अपना ली स्यून तो एकदम बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसका दिमाग हैंग हो गया था कि भाई, आखिर अभी अभी हुआ क्या है। हम लोग तो बस अभी यहाँ पहुँचे ही थे और मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये टेस्ट पास कैसे हो गया। अब सीन एकदम से कट होता है और हम प्रोफेसर रॉबर्ट पेरी के ऑफिस का नज़ारा देखते हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस पूरी सिचुएशन के बारे में पहले से ही सब कुछ पता हो। हो वो सोचते हैं कि क्या सच में इनोवे फैमिली की उस लड़की ने बोर्सिपा फैकल्टी के उस टॉप स्टूडेंट में अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है। तभी उनका असिस्टेंट भागते हुए आता है और उन्हें अपने फ़ोन में एक फ़ोटो दिखाता है।
उस फोन की स्क्रीन पर ली सीन और एरिका की वो फोटो थी जिसमें वो दोनों एक साथ मजे से चल रहे थे। इस फोटो को देखकर प्रोफेसर पेरी को फाइनली ये बात समझ आ जाती है कि आखिर क्यों उस महान एरिका ने अचानक से इस बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में एडमिशन ले लिया था। प्रोफेसर एकदम भयंकर स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपना सिर पकड़कर उसे मसाहने लगते हैं। दोस्तों, एरिका की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ उसके क्लास में आने की वजह से वहाँ एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की भीड़ 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। लेकिन ये बात प्रोफेसर को बिल्कुल भी खुश नहीं कर रही थी। असल में ये सब एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक मास्टर प्लान का हिस्सा था। एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी वहाँ आकर ये राज खोलता है कि इनुए फैमिली के उस यंग मास्टर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उन लोगों ने एक बहुत ही ख़ास और ख़तरनाक चीज़ तैयार की है। इस साल उन्होंने टेस्ट में एक एकदम नया और स्पेशल चैलेंज ऐड किया था, जिसका नाम था लैबिरिंथ ऑफ द डैज़लिंग सोल। भाई, ये कोई नॉर्मल भूल भुलैया नहीं थी। ये एक ऐसा खूंखार बैरियर था जिसे स्पेशली लोगों के दिमाग और उनके सेंसेस को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी इसके अंदर जाकर अपना रास्ता भटक जाए और कभी बाहर ना आ पाए। प्रोफेसर पियरी समझाते हैं कि माना कि ये एक बहुत ही बेसिक लेवल का बैरियर है, लेकिन अगर किसी इंसान को रियूटल्स के बारे में ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है तो उसे तो ये भी पता नहीं चलेगा कि वो इस जाल में फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा शौक तो अभी बाकी था। रिपोर्ट्स के हिसाब से एरिका ने उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में ली स्यून की रत्ती भर भी मदद नहीं की थी। ये सुनकर प्रोफेसर पेरी की तो आंखें ही फटी रह जाती हैं। वो अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो एकदम पागलों की तरह सोचते हैं कि क्या सच में ली स्यून ने सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर इंस्टिंक्ट और टैलेंट का यूज़ करके उस लेबिरिंथ ऑफ द डैज़लिंग सोल को पार कर लिया। ये तो एकदम इम्पॉसिबल है। अब हम वापस उसी जंगल में चलते हैं जहां वो सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। वहां खड़े सारे इंस्ट्रक्टर्स उस भीड़ की तरफ मुड़ते हैं और बहुत ही लाउड आवाज़ में अनाउंस करते हैं कि आप सभी ने पहला टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया है और अब दूसरे टेस्ट के लिए वो इंस्ट्रक्टर बताता है कि हम तुम सबको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुनते ही एक लाल बालों वाला लड़का एकदम फुल कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में आगे आता है। वो एकदम जोश में कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। दोस्तों, इस लाल बालों वाले नमूने का मोटिव एकदम साफ था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चांस है जहां वो अपनी पावर दिखाकर एरिका को इम्प्रेस कर सकता है। वो इंस्ट्रक्टर उन सबको दूसरे टेस्ट के रूल्स समझाता है। रूल्स बहुत ही सिंपल थे। उन्हें बस अपने सामने वाले उस बैरियर को मेंटेन करना था और सिर्फ अपने मन का यूज़ करके उसे तोड़ना था। और उसी पल ज़मीन पर लाल रंग की एनर्जी से बनी हुई एक बहुत ही भयानक मकड़ी के जाले जैसी फॉर्मेशन सामने आ जाती है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि तुम्हारा स्कोर सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम कितना टाइम लेते हो। जो जितनी जल्दी और जितनी परफेक्शन के साथ इसे तोड़ेगा, उसे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए इंस्ट्रक्टर तुरंत टेस्ट शुरू करने का ऑर्डर देता है और वो लाल बालों वाला लड़का एकदम एक्शन मोड में आ जाता है। दोस्तों, वो बैरियर एकदम मकड़ी के जाले की शेप में था और उसके एकदम बीचों बीच एक बहुत ही खूंखार मकड़ी बैठी हुई थी। असली ट्रिक तो यही थी। भाई, वो जो बीच वाली मकड़ी थी, वो उन जालों में दौड़ने वाले माना को बहुत ही आसानी से सेंस कर सकती थी और वो लगातार वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। और जब तक वो मकड़ी वहां जिंदा थी, तब तक वो झाला अपने आप बिना रुके रिजेनरेट होता रहेगा। मतलब उसे तोड़ना नामुमकिन था। वो लाल बालों वाला लड़का एकदम गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है। उसे बहुत ही जल्दी ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उस पूरे के पूरे रिचुअल पैटर्न को एक ही बार में कवर कर सके। जब उसे समझ आ जाता है कि वो सिर्फ अपनी प्योर पावर के दम पर इसे नहीं तोड़ पाएगा, तो वो तुरंत अपना मास्टर प्लान और अपनी टैक्टिक्स चेंज करने का डिसीजन लेता है। वो सोचता है कि मैं इसे अपनी भयंकर स्पीड से कुचल कर रख दूंगा। और फिर माना के एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट के बाद वो इंस्ट्रक्टर अपना स्टॉप वॉच रोक देता है।